कल हम लोग पाकिस्तान के केस के बारे में पढ़े थे, है ना। पाकिस्तान में क्या था, पहले डेमोक्रेसी था, फिर उसके बाद मोनार्की आ चुका था, है ना। जनरल परवेज सॉरी पहले डेमोक्रेसी था, उसके बाद डिक्टेटरशिप आ गया था ना। जनरल परवेज मुशर्रफ वही थे वहाँ के, जो भी थे करता धरता सब चीज़ वही थे, है ना। उन्होंने ही कहा था कि अब तुम यहाँ से हटो, नवाज शरीफ को, हम कंट्री को संभालेंगे, यही था। तो कल हम लोगों को पाकिस्तान के बारे में पढ़ने से ये मालूम चला था कि किसी भी कंट्री में फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर है, वो जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो किसके हाथ में होना चाहिए, इलेक्टेड लीडर के हाथ में होना चाहिए, है ना। और वो इलेक्टेड लीडर कहाँ से आएगा, हम लोग चुनेंगे उसको, है ना। तो क्या पाकिस्तान में ये सिस्टम था क्या, पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं था। हाँ पहले था, जब नवाज शरीफ थे उस समय प्रधानमंत्री, उस समय तक 1999 के पहले था ये सिस्टम, लेकिन आने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनको हटा दिया और वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गया। तो वहाँ से हम लोग एक कल कंक्लूजन भी ये निकाले थे कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। यानी कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इलेक्टेड लीडर के पास होना चाहिए। बात समझ में आ गया ना। लेकिन कहीं से भी परवेज मुशर्रफ या फिर उसके जो मिलिट्री के लोग थे वो कहीं से भी चुने हुए नहीं थे लोगों के द्वारा, वो तो जबरन आके वहां से उनको हटाया गया था नवाज शरीफ को, और अपने आप को वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया था, और बाद में फिर वो प्रेसिडेंट भी बने थे वहां के, ये हम लोग कल देख चुके थे। तो कल हम लोग मेनली एक अपना फीचर्स पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग ये पढ़े थे कि यदि डेमोक्रेसी है तो उसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो इलेक्टेड लीडर के पास होना चाहिए, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना सेकंड फीचर्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का, जिसका नाम है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि देखो कई बार होता है ना कि हम लोग यदि अपने इंडिया का एग्जाम्पल लें, तो इंडिया में बहुत बार इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, ईवीएम मशीन खराब हो जाना, है ना, ईवीएम में गड़बड़ी आ जाना। बात समझ में आ रहा है, ईवीएम का वायर इधर से उधर जोड़ देना ताकि इधर आप बटन दाबे सारा का सारा वोट उधर काउंट हो जाए। ये सिस्टम हमेशा इंडिया में चलता रहता है लगभग, है ना। जैसे अभी यूपी में अभी फिलहाल में चुनाव हुआ था, वहाँ का ईवीएम ही उठा के लेके भाग गया, है ना। गाड़ी जा रहा था बूथ पे जहाँ पे काउंटिंग होता वहीं पे बीच में रोक के उसको पूरा ईवीएम ले चुरा लिया गया। ये सिस्टम क्या है, ये फ्री एंड फेयर नहीं है। बात समझ में आ रहा है। दूसरा चीज इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंडिया में हर किसी को यदि मान लीजिए एक नॉर्मल आदमी इलेक्शन लड़ना चाहे, हाँ उसके पास राइट है, वो कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन हाँ बहुत समय पे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बहुत बार उसको दबाया जाता है, उस पर प्रेशर डाला जाता है कि तुम अपना नाम वापस ले लो, तुम चुनाव मत लड़ो, है ना। तो इसी के केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो कंट्री है, पहला है चाइना और दूसरा है मैक्सिको। चाइना के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैक्सिको के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों से ये कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन का मतलब क्या है। चलो समझते हैं क्या है पहला चाइना। अच्छा कल पाकिस्तान वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोगों को कंट्री का एग्जाम्पल क्यों दे रहा है, कंट्री का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा है ना ताकि आप एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझ पाए, प्लस उस कंट्री में उस समय पे क्या स्थिति था वो भी आप समझ पाए, है ना। इसीलिए हमारा पहला यहाँ पे कंडीशन है चाइना। सबसे पहली बात तो चाइना का अभी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, चाइना का प्रेसिडेंट अभी कौन है, नाम याद है, क्या है बोलो, क्या है, जिनपिंग, क्या नाम है, जिनपिंग। चलो वही। अच्छा देखो इंडिया में ना ये सिस्टम है ना कि इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि आपको प्राइम मिनिस्टर भी मिलेंगे और प्रेसिडेंट भी मिलेंगे, है ना। लेकिन बहुत सारे कंट्री में ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट होते हैं। समझे बात को। जैसे चाइना ले लो, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट प्रेसिडेंट मिलेगा। जैसे यहाँ का एग्जाम्पल ले लो, यूएसए का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे भी आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा, प्रेसिडेंट मिलेगा। लेकिन हाँ इंडिया चूंकि ये बहुत भास्ट कंट्री है, यहाँ पे हर एक चीज़ों को ध्यान में रखा हुआ है, रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, उसके नीचे फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक ना। क्योंकि प्रेसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट तुमको मालूम नहीं है अब इंडिया का कौन है, श्री रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। समझ में आया। चलो तो शुरू करते हैं क्या है चाइना के बारे में। Elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament। अब समझो ध्यान से, हमारे इंडिया में इलेक्शन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, कितने साल पे होता है जरा बताओ तो। 5 साल पे, 5 साल के इंटरवल पे होता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि 5 साल पे भी होता है और 6 साल के इंटरवल पे भी होता है। लेकिन चाइना में क्या सिस्टम है,
एवरी 5 ईयर्स, हर एक 5 साल में वहां पे भी इलेक्शन हमारा होता है। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ, हमारे कंट्री में 2 पार्लियामेंट्री हाउस है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, है ना। उस पार्लियामेंट्री हाउस में कौन बैठते हैं, वही लोग बैठेंगे ना जिसको कि हम वोट देके अपने लीडर के रूप में उसको चुनेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो हमारे आवाज को सामने स्पीकर के सामने रखेगा, हमारे लोकेलिटी में जो समस्या रहेगा उसको वहां पे उठाएगा वो सवाल को, वो हो गया हमारा पार्लियामेंट्री हाउस। और पार्लियामेंट में जो बैठते हैं वो हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, ठीक ना। तो चाइना में भी हर एक 5 साल के बाद इलेक्शन होता है पार्लियामेंट को फॉर्म करने के लिए, यानी कि पार्लियामेंट्री हाउस को भरने के लिए, वहां पे मिनिस्टर बैठेंगे, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे, उनको वहां पे करने के लिए कॉल्ड, देखो यहाँ पे कितना खतरनाक नाम लिखा हुआ है, हमारे इंडियन पार्लियामेंट का क्या नाम है, राज्यसभा और लोकसभा, यही दो है ना पार्लियामेंट्री हाउस हमारे कंट्री का। हाँ वहाँ के सही बात है, वहां के लोगों के लिए ये नाम बहुत इजी होगा, लेकिन हमारे लिए हार्ड है क्योंकि हमारा ये कल्चर ही नहीं है इसको पढ़ने का, है ना। देखो हाँ पढ़ेंगे, क्या है देखो, क्वांगो रेनमिन, क्वांगो रेनमिन डाइबियो डाहुई, कितना खतरनाक नाम है ना, क्या है देखो, क्वांगो रेनमिन डाबियो, डाइबियो है, उसके बाद डाहुई है, यानी कि आप उसको नहीं याद रख पाए तो आप इसको सिंपली नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कह सकते हैं, ठीक ना। इसको याद रखोगी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यदि ये याद ना रहे तो इसका दूसरा नाम आप नेशनल पीपल कांग्रेस भी रख सकते हैं। तो वहां पे जो हमारा पार्लियामेंट्री हाउस है चाइना में उसका ये नाम है, और दूसरा नाम इसका नेशनल पीपल्स कांग्रेस नाम है, ठीक ना। वहां पे भी इलेक्शन हर एक 5 साल के बाद होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, यही पार्टी का नाम है यहाँ पे। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब जरा समझो ध्यान से, इस पार्लियामेंट्री में जो भी इलेक्टेड मेंबर आएंगे जीत के, इलेक्शन को जीत के आएंगे, वो क्या चुनेंगे, अपने एक प्रेसिडेंट को चुनेंगे। जैसे हम लोग के कंट्री में भी वही सिस्टम है, जितने भी एमपी चुनाव जीत के पार्लियामेंट्री हाउस में जाके बैठते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक लीडर को चुनते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। वहां पे भी वही सिस्टम है, लेकिन वहां पे प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, वहां पे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन ये पावर उनके पास वहां पे भी है, इंडिया में भी है, ठीक ना। तो वो जो भी इलेक्टेड मेंबर वहां पे जीत के जाएंगे उस पार्लियामेंट्री हाउस में, जैसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, वो क्या करेंगे, अपने एक लीडर को चुनेंगे, और वही लीडर हमारा क्या कहलाएगा, प्रेसिडेंट कहलाएगा। अब जरा बताओ, जिनपिंग चूंकि एक प्रेसिडेंट है वहां के, तो वो कैसे चुने गए होंगे, इसी प्रकार से चुने गए होंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स, 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। हमारे कंट्री में पूरा का पूरा लोकसभा में कितना मेंबर है मालूम है किसी को? नहीं, हमारे कंट्री में 545 है। कितना है? 545, जिसमें से कि 2-3 सीट जो है ना वो रिजर्व रहता है। बात समझ में आ गया? वो अलग चीज़ है, रिजर्व मतलब कि बाकी बाहर वाले कंट्री के लिए रिजर्व है, ताकि बाहर वाला कंट्री भी हमारे पार्लियामेंट्री हाउस में बैठ सके। वहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम किस प्रकार से चल रहा है उसको, जिसको देखो 2 सीट ना रिजर्व रहता है, वो 2 सीट में इंडियन गवर्नमेंट जिसको स्थान देना चाहे, जगह देना चाहे, वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लो हमको यदि सीखना हो, हमको ये जानना हो कि चाइना में किस प्रकार से सिस्टम चलता है, तो हम लोग को यदि वहाँ पे इजाज़त मिलेगा उसके पार्लियामेंट्री हाउस में, तो हम लोग भी वहाँ पे बैठ के सीखेंगे कि वहाँ पे सिस्टम कैसे चलता है। लेकिन वहाँ पे है कि नहीं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन इंडिया में ये सिस्टम है कि 2 सीट रिजर्व रखा गया है। यदि कोई कंट्री बाहर का आगे यहाँ पे आके उसको सीखना चाहे, देखना चाहे, जानना चाहे, तो हमारे इंडिया के सिस्टम को वो जान सकता है। हाँ आता रहता है फिर, क्योंकि इंडिया, देखो इंडिया एक इतना डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, इतना शानदार कंट्री है ना, हर किसी को इंटरेस्ट है इंडिया आने में, हर किसी को। और इंडिया में इतना सारा टूरिस्ट प्लेस भी है ना कि सबका यहाँ पे ध्यान रहता ही रहता है, ठीक ना। तो हमारे इंडिया में 545 मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन चाइना में 3000 है। देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानते हो किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, जरा बताओ तो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी कंट्री में कितने होंगे ये किस चीज पे डिपेंड करता है? 2 चीज पे डिपेंड करता है। पहला, साइज ऑफ द कंट्री, कंट्री कितना बड़ा है। दूसरा, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। समझ में आ गया? तो चाइना का साइज भी बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है ना। हाँ अभी फर्स्ट पे है वो, वर्ल्ड में फर्स्ट पे। हाँ अभी बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। तो चाइना में क्या है, 3000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि 3000 सदस्य वहां पे हैं, ठीक ना। और ये बहुत बड़ा संख्या है।
तो ये सभी मिलकर क्या करेंगे, एक अपने प्रेसिडेंट को चुनेंगे, ठीक ना। और अभी प्रेसिडेंट हमारा वही है, जिनपिंग, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। लेकिन यहाँ पे भी सिस्टम बहुत खराब है। देखो यहाँ तक तो सिस्टम बहुत अच्छा लगा ना, कि ठीक है 5 साल में इलेक्शन हो रहा है ना, इलेक्टेड मेंबर ही चुने जाएंगे, वही लीडर को चुनेंगे, प्रेसिडेंट कहलाएंगे वो। लेकिन यहाँ पे सिस्टम गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे मेंबर होते हैं ना जो कि डायरेक्टली चुने जाते हैं, किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा। अब जरा सोचो, आर्मी क्या आर्मी की वजह से, हाँ ठीक है आर्मी भी एक सिटीजन का पार्ट है, लेकिन क्या ये फेयर तुमको लग रहा है क्या? नहीं, लोगों के द्वारा चुना जाता तो ज्यादा बेटर होता। हालांकि आर्मी भी लोग ही हैं, लेकिन आर्मी फिर भी जितना भी है तो फिर वो जिसको चाहेगा वो अपना कर लेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, आप वादा करते हैं कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो इलेक्टेड जो होना चाहिए लीडर, वो लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए, है ना। तो यही बात हो गया यहाँ पे भी। पाकिस्तान वाला केस, पाकिस्तान में भी लीडर कौन चुनता था, अपने आर्मी ही चुना करते थे। यहाँ पे भी कुछ एमपी को, यानी कि कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पे आर्मी भी डायरेक्टली चुनते हैं ना, लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, कुछ को, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम मेंबर। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखना, यहाँ तक तो सिस्टम बहुत अच्छा लगा ना चाइना का, यहाँ तक सिस्टम बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ उटपटांग टाइप का लगेगा। क्या लगेगा जरा देखो यहाँ पे। पहली बात तो ये कि कुछ मेंबर जो है ना आर्मी के द्वारा भी डायरेक्टली चुना जाएगा, पहला ये हो गया। दूसरा ये कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में एक ही पार्टी है, वो भी बहुत बड़ा पार्टी है, हालांकि छोटा मोटा और पार्टी है, लेकिन उन सभी को एक पार्टी में मिला दिया गया है, जिसका नाम कहलाया गया कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जरा ध्यान से देखो इसको, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसके नाम को तुम लोग शायद सुने होगे, नहीं सुने हो? चलो ठीक है, समझते हैं कि आखिर ये हमारा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। देखो, जैसे मान लो कि हम अभी चाइना में, सपोज कर लो कि अभी चाइना में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इलेक्शन लड़ना, हम चाह रहे हैं एमपी बनना, ताकि हम भी एमपी बने, नेशनल पीपल्स कांग्रेस में जाके हम भी बैठे और हम भी अपने लीडर को चुने। हम चाह रहे हैं ये चीज़, लेकिन इस चाहने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन जीतना पड़ेगा, इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्शन जीतना पड़ेगा, है ना। इलेक्शन जीतने के बाद हमको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन इलेक्शन आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये डिसाइड करता है वहाँ का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, चुनाव लड़ने से पहले एक कैंडिडेट को नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। एक कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे मान लो यदि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं चाइना में जाके, तो हमको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जाके पूछना पड़ेगा, देखो भाई हम चाइना यहाँ अपने जगह पर से ना, अपने लोकेलिटी से खड़े हो रहे हैं, हम एमपी बनना चाहते हैं, यानी कि हम इस पार्लियामेंट्री हाउस में जाके बैठना चाहते हैं, प्लस अपने लीडर को चुनना चाहते हैं और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो हम इसके पास जाएंगे, हम ये सारा कुछ अपना उसको बताएंगे। यदि ये मान गया तो ठीक है, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, यदि नहीं माना तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। यही तो ये सिस्टम बहुत खराब है यहाँ का। कौन क्यों नहीं मानेगा? चाइना का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, क्या गारंटी है कि वो हमको परमिशन दे देगा कि हाँ तुम जाओ इलेक्शन लड़ो? वही तो बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसको परमिशन देगा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया, यदि चाइना में कोई आदमी एमपी बनना चाहता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको जाके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, हाँ वही चीज यहाँ पे है। पहले देखो तो पहले क्या है इसमें, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का उससे जाके उसको परमिशन लेना पड़ेगा। यदि वो परमिशन दे दिया तो ठीक है, आप चुनाव लड़िए, यदि जीत गए तो जाके आप पार्लियामेंट्री हाउस में बैठेंगे, अपने लीडर को चुनेंगे, और यदि परमिशन नहीं मिला तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यही एक सिस्टम यहाँ का सबसे बड़ा खराब है। समझ में आ गया ना? तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक ही ऐसा पार्टी है चाइना में जो कि बहुत बड़ा पार्टी है, और इसी के अंदर हमारा छोटा छोटा पार्टी मिला हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब सवाल ये है कि ये किसको अप्रूवल देगा, किसको अप्रूवल देगा? अब देखो, चाइना का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, वो हर किसी को तो परमिशन नहीं दे सकता है, लेकिन किसी ना किसी को तो देगा ही ना, तभी तो जाके हमारे 300 मेंबर पूरेंगे। तो किसको देगा? देखो, ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वेयर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। देखो, चाइना में ना छोटा छोटा पार्टी बहुत है, जैसे हमारे कंट्री में भी देखो तुम, जैसे नेशनल लेवल पे ले लो तो बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है। ये क्या है? हमारे नेशनल पार्टी है कुछ, है ना। नहीं, आम आदमी पार्टी तो स्टेट लेवल पे भी है, अभी वो दिल्ली और पंजाब में डोमिनेट कर रही है, अभी वो नेशनल पार्टी नहीं बनी है, वो अभी स्टेट पार्टी है ना। जैसे क्या हो गया, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, है ना, फिर से समाजवादी पार्टी भी अभी धीरे धीरे वो आगे
बढ़ रही हैं। मतलब कि ये कुछ ऐसे बड़े बड़े पार्टी हैं जो कि इंडिया में नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ती हैं, है ना। तो इसके अंदर जैसे बीजेपी का एग्जांपल ले लो, तो बीजेपी के अंदर क्या है, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, उसके अंदर बहुत ही छोटा छोटा पार्टी मिला हुआ होगा। जैसे बिहार में देख लो, बिहार में जो नीतीश कुमार जी का जो पार्टी है जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ये किस में जुड़ा हुआ है, बीजेपी में जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया, एक बड़ा पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा पार्टी जाके मिला हुआ है। तो उसी प्रकार से चाइना में एक बहुत बड़ा पार्टी जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी में बहुत छोटा छोटा पार्टी जाके मिला हुआ है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसी को परमिशन देगी जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का या तो मेंबर हो या तो उसके छोटे छोटे पार्टी जो है उसका मेंबर हो। समझ में आ गया। कोई भी बाहर का आदमी जाएगा वहां पे बोलेगा कि हम चुनाव लड़ेंगे तो उसको परमिशन नहीं देगा। समझ में आ गया। तो अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किसको परमिशन देगा, उसी इंसान को परमिशन देगा जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे पहला मेंबर होना चाहिए, या फिर यदि उसका मेंबर वो डायरेक्टली नहीं है, किसी छोटे मोटे पार्टी का है और वो पार्टी चाइनीज कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है तो उसको परमिशन दे देगा। समझ में आ गया ना। यही ये सिस्टम इसका यहाँ पे बहुत खराब है, बाकी सब चीज यहाँ पे ठीक है, ठीक ना। आगे, तो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, सही बात है। जब भी सरकार बनेगी, जब भी एमपी जीते जाएंगे, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। क्यों इसका होगा, क्योंकि देखो ये परमिशन तो दो ही आदमी को दे सकता है, केवल जो उस पार्टी का खुद हो या फिर उस पार्टी में जो आके मिला हुआ है पार्टी उसका यदि मेंबर है। जैसे देखो बीजेपी में यदि जेडीयू मिल गया, जनता दल यूनाइटेड, तो क्या ये जेडीयू कहलाएगा, नहीं, बीजेपी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, बीजेपी का ये सब पार्टी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि बीजेपी बड़ा पार्टी था, छोटे पार्टी को अपने अंदर संभाल लिया, अपने अंदर एडजस्ट कर लिया। तो जितने भी छोटे मोटे पार्टी होंगे ना, वो सारा जब कम्युनिस्ट पार्टी में जाके मिल जाएंगे तो उन सबको हम लोग एक बार कह देंगे कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब जरा सोचो, ये परमिशन भी उसी को दे रहा है जो इसका पार्टी का मेंबर है। तो अब जरा बताओ कि चाइना में यदि सरकार बनेगा, यदि गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो कौन बनाएगा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाएगा, है ना। या तो डायरेक्टली उसका मेंबर बने या फिर छोटे मोटे पार्टी का मेंबर बने, लेकिन होगा तो उसी का। तो इसीलिए चाइना में जब भी सरकार बनता है, जब भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, तो वो हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो अब जरा बताओ, जिनपिंग जो है अभी प्रेसिडेंट वहां के, तो वो कैसे बनाए गए होंगे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाए गए होंगे, ठीक ना। उसमें से 3000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने होंगे और वो सारे के सारे मिलके जिनपिंग को चुने होंगे, तब जाके आज वो चाइना का प्रेसिडेंट है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन क्या, अच्छा इतना पहले लास्ट वाला पॉइंट क्या उसको समझेंगे, लेकिन इतना से जरा हमको बताओ, क्या यहाँ पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल हो रहा है, क्या कंपटीशन हो रहा है क्या। कंपटीशन कब होता है, जब आप आमने सामने वाला दोनों अपोजिशन हो, है ना। जैसे हमारे कंट्री में अभी दो पार्टी बहुत ही आगे बढ़ रही हैं, एक बीजेपी है कांग्रेस, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिशन पार्टी है, विरोधी पार्टी है। लेकिन क्या चाइना में कोई विरोधी पार्टी है क्या, कोई विरोधी पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, वही हमेशा सरकार बना रही है। तो क्या ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल हुआ, कंपटीशन हुआ क्या, नहीं हुआ। और कंपटीशन हमेशा दो या दो से ज्यादा के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे पार्टी तो एक ही है। तो यहाँ पे भी चाइना में पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। देखो ये नहीं, वहां का जनता इस चीज को फॉलो करता है। देखो जिस सिस्टम में जैसा माहौल रहता है ना, वो इस इंसान वहां का वहां अपने आप को ढाल लेता है वैसे। हाँ, जो इंडिया में नहीं है। नहीं, इंडिया में वो चीज नहीं कोई नहीं डरता है। इंडिया में वो चीज नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही वहां पे एक ऐसा पार्टी है जो कि सरकार को हमेशा फॉर्म करती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है ना। यहाँ पे हर किसी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन इंडिया से यदि इसको कंपेयर करोगे तो डेमोक्रेसी के मामले में चाइना अभी भी बहुत पीछे है। तरक्की के मामले में हो सकता है कि ये बहुत आगे हो, हाँ बहुत आगे है भी, लेकिन डेमोक्रेसी के मामले में ये बहुत ही पीछे है। क्योंकि इंडिया में आज छोटे से छोटे लोग और बड़े से बड़े लोग चुनाव लड़ सकते हैं, सबको राइट है। समझे बात को। हाँ कोई लड़ता नहीं है, लेकिन राइट तो है ना, लेकिन यहाँ पे तो राइट नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं फिर। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, सही बात है। चाइना में लोगों के पास एक सीरियस चॉइस ही नहीं है, यानी कि वो लोग जो है ना, यदि मान लो किसी को चुनते भी हैं तो उसी को चुनेगा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का होगा। जैसे मान लो 100 आदमी है, 100 आदमी में से 100 का 100 लीडर भी है, तो यदि उसमें से 100 में से आप 100 को चुन लीजिए या 100 में से 1 को चुन लीजिए, हमेशा किस पार्टी का निकलेगा वो,
कम्युनिस्ट पार्टी का ही निकलेगा, क्योंकि उसी को अप्रूवल मिला हुआ है। तो आपके पास कोई सीरियस चॉइस नहीं है। आप चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी से कोई खड़ा हो जाए इलेक्शन के लिए, वो नहीं हो पाएगा चाइना में, वो होने ही नहीं देगा सरकार वहाँ का। लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है। नहीं, वहाँ पे देखो, एक बात तुमको बताते हैं, जितना बड़ा पॉपुलेशन आज चाइना का है ना, हालांकि सेकंड नंबर पे हम लोग इंडिया वाले आते हैं, पॉपुलेशन चाइना का कभी भी समस्या नहीं बना है, हमेशा याद रखना। हर एक कंट्री कहता है कि किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, पॉपुलेशन, लेकिन चाइना अपने कंट्री के पॉपुलेशन को कभी भी समस्या नहीं समझता है। वो मालूम है क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर एक इंसान भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उनके पास रोजगार है। बेरोजगार कोई नहीं होता वहाँ पे, समझ गए? वहाँ का पॉपुलेशन ही चाइना का पावर है। चाइना का पॉपुलेशन ही चाइना का पावर है। हाँ बिल्कुल, देखो जितना पॉपुलेशन होगा और यदि सबको रोजगार है तो उतना आपके कंट्री में क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, पैसा आएगा, है ना। वही चीज़ चाइना में है। चाइना में हर एक इंसान के पास रोजगार है, कुछ ना कुछ वो जरूर करता रहता है। हमारे इंडिया में 10 साल का बच्चा क्या करता है? 10 साल का बच्चा मोबाइल पे हो सकता है पबजी खेलता हो, फ्री फायर खेलता हो, है ना। लेकिन वहाँ के बच्चे में ये क्रेज है ना कि वो 10 साल की उम्र में फ़ोन बनाता है, लैपटॉप बनाता है, कंप्यूटर बनाता है। बनाने केवल ठीक नहीं करता है, वो बनाता भी है, प्लस उसको आउटसाइड मार्केट में बेचता भी है। तो इंडिया एक ऐसा देश है ना जहाँ पे कि एजुकेशन और डिग्री पे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, लेकिन चाइना में ये चीज़ नहीं है। चाइना में डिग्री कहीं पे भी मायने नहीं रखता। हाँ बिल्कुल करता है। हाँ बहुत सारा, आप चाइनीज मूवी देखिए, आपको मालूम चलेगा। हाँ वो भी देखिए, आपको मालूम चलेगा। मतलब इंडिया में बच्चों को सबसे ज़्यादा पहले किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है तो वो एजुकेशन के लिए किया जाता है। हाँ देखिए, एजुकेशन ठीक चीज़ है, वो होना चाहिए, तभी आपको अपने राइट के बारे में मालूम चलेगा, है ना। आपका अधिकार क्या वो मालूम चलेगा, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन का बर्डन इतना ज़्यादा दे दिया जाता है ना, जिस बच्चे को पढ़ने की हिम्मत नहीं करती है, या फिर जिस बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है, उसको भी जबरन पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़्यादा बेटर होगा कि यदि उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ में उसको यदि आप लगा दें तो वो ज़्यादा आपको आउटपुट दे सकता है। लेकिन इंडिया में वो चीज़ नहीं है, वो क्रेज ही नहीं है। हाँ इंडिया में ये क्रेज ही नहीं है। इंडिया में ये नॉर्मल सा क्रेज है कि हाँ हाँ बिल्कुल। इंडिया में ये है ना कि जब तक बच्चे का पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं होता है, जब तक उसका नौकरी वोकरी नहीं लगता है, तब तक वो अपने पेरेंट्स के इनकम पर ही सर्वाइव करता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे बच्चे अपने आप थोड़ा उम्र होने के बाद वो अपने आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, प्लस अपना पढ़ना होता है तो पढ़ते भी हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। वहाँ के पेरेंट्स भी बड़ी समझदार होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, इसको जो काम इंटरेस्ट में है उसको लगा दो। वही चीज़ है, यदि इंटरेस्ट के पीछे भागिएगा तो बहुत ही सक्सेस आप पा लीजिएगा। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट के साथ नहीं चल रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आज चाइना का बच्चा इंडिया के बच्चे से टेक्नोलॉजी के मामले में कभी बराबरी नहीं कर सकता है, कभी बराबरी कर ही नहीं सकता है। समझ में आ गया? तो ये सिस्टम है चाइना का। समझ में आ गया ना कि चाइना में किस प्रकार से हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जब भी सरकार बनेगा वो हमेशा का हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मदद से ही बनेगा। समझ में आ गया? चलो, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, इसी में चाइना का हो गया, मैक्सिको का भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है? सब चीज समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम ऐसा तुमको कॉमन नजर आया होगा जो कि इंडिया से रिलेटेड है। जैसे यहाँ भी 5 साल में इलेक्शन होता है, वो भी ठीक है। यहाँ पे भी लोग चुने जाते हैं, वो भी ठीक है ना। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन कुछ मेंबर आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं, है ना। और कैंडिडेट को अप्रूवल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से लेना पड़ता है। लेकिन इंडिया में किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आपका मन कर गया, आप चुनाव लड़ लीजिए। हाँ, वो अलग बात है कि आप जीत जाएंगे या फिर हार जाएंगे, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिको के केस के बारे में, ठीक है। मैक्सिको वाला केस जो है ना, अधिकतर इंडिया से मिलता जुलता है। कैसे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, मिलता जुलता है, मतलब अच्छा मिलता जुलता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस का है, पढ़ना पड़ेगा। क्या है मैक्सिको के बारे में जरा देखते हैं। मैक्सिको गॉट इट इंडिपेंडेंस इन 1930। मैक्सिको, देखो मैक्सिको क्या, दुनिया का लगभग कंट्री जो है ना अंग्रेजों का गुलाम रहा है, लगभग
ठीक ना। मैक्सिको, नेपाल नहीं रहा है, नेपाल में था ही क्या, तो नेपाल में रहेगा क्या। चाइना भी तो नहीं रहा है। नहीं, चाइना से ट्रेड होता था, चाइना से ट्रेड होता था, चाइना में बहुत कुछ था उस समय पे, है ना। चाइना में उस समय पे यदि सबसे ज़्यादा कुछ था तो वो था कौन, सोना। जो यहाँ पे था सब चीज़ तो लेके चला गया, सोना हीरा मोती सब चीज़ लेके चल गया, सब चीज़ लेके चल गया, वो कुछ नहीं छोड़ा, हम लोग को भिखारी बना के चल गया, समझे। लेकिन देखो आप, तो मैक्सिको को इंडिपेंडेंस अपना कब मिला, 1930 में मिला, है ना। 1930 में ये आज़ाद हो गया। चलो उसके बाद फिर फ्रॉम 1930 टू 2000, 1930 से लेकर 2000 तक, यानी कि कितने साल तक, 70 साल तक, 70 साल तक मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू एलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। देखो चाइना में 5 साल पे इलेक्शन होता था, यहाँ पे 6 साल पे इलेक्शन हो रहा है ना। तो अलग अलग इंटरवल सब कंट्री का अलग अलग होता है, कहीं कहीं पे 5 साल, हाँ 5 साल लगभग, लेकिन कॉमन है सभी में, है ना। बहुत कंट्री में 5 साल है, किसी किसी में ही 6 साल हमको देखने को मिलता है। तो जब ये 1930 में आज़ाद हुआ, वहाँ से लेकर 2000 तक ये हर एक 6 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन, 2000 में तो गुलाम बन गया। नहीं उसके बाद सिस्टम वहाँ पे चेंज हो गया। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 1930 से लेकर 2000 के बीच तक, 70 साल का पीरियड यहाँ पे कैसा था वो पढ़ रहे हैं ना। इसके बाद तो मैक्सिको क्या, बाकी दुनिया का भी कंट्री सब डेवलप होना शुरू हो चुका था, सभी में लगभग डेमोक्रेसी आ चुका था। तो 1930 से लेकर 2000 तक, यानी कि 70 साल के बीच में हर एक 6 साल पे क्या होता था, वहाँ पे इलेक्शन होता था, है ना। इलेक्शन क्यों होता है किसी कंट्री में, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, अपने लीडर को चुनने के लिए, है ना। नहीं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं, बोले ना बहुत सारे कंट्री में ना प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम ही नहीं है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट वाला सिस्टम है। तो वही, हाँ वही हो गया हमारा, यहाँ पे प्रेसिडेंट को चुनने के लिए हर एक साल पे, यहाँ पे सॉरी हर एक 6 साल पे इलेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। लेकिन जब 1930 में जब इसको आज़ादी मिल गया, तो उस समय से लेके 2000 और 2000 के बाद आज तक वहाँ पे कहीं कभी भी किसी मिलिट्री का या फिर किसी राजा महाराजाओं का राज नहीं रहा है। इसके पहले था, अंग्रेजों का वहाँ पे राज था पहले, लेकिन जब इसको आज़ादी मिला तो उस समय पे इसके बाद कहीं पे भी वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन ये कह सकते हो कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप भी नहीं था, मोनार्की भी नहीं था, लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ पे हल्का फुल्का था। समझ में आ रहा है ना। तो जब इसको आज़ादी मिला तो अंग्रेज जब वहाँ से भाग गए, चले गए, तो वहाँ पे न मिलिट्री रहा, न डिक्टेटर रहा, न मोनार्की रहा, किसी भी चीज़ का वहाँ पे सिस्टम नहीं था। लेकिन हाँ वहाँ पे एक चीज़ों का सिस्टम था, उसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी वहाँ पे आ गया था, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी था, लेकिन फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं था। इसमें भी कुछ समस्या है। क्या समस्या है, देखो जरा ध्यान से। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, PRI, इसको शॉर्ट में कहते हैं PRI। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अच्छा तुमको लग रहा होगा ना, तुमको लग रहा होगा, हाँ वही ना, लग रहा होगा ना कि PRI है तो पहले पार्टी होना चाहिए, रेवोल्यूशनरी होना चाहिए, फिर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है। देखो फिर पहले PRI, इसमें रिवर्स है ना। नहीं, जो बुक में लिख दिया उसको फिर कैसे कह सकते हो, नहीं गलती का, NCERT बुक गलती लिख देगा। हाँ तो विशाल भैया को पूछना था जो हिस्ट्री का हाँ। था, उसमें डेट गलत था और मेरे भाई को पूछा हाँ। क्योंकि उनका पुराना था और भाई ने गूगल में मैंने सर्च किया तो विशाल भैया गलत निकला, वो गलत बुक पढ़ रहे थे। सुनो मेरे बात को सुनो पहले, मेरे बात को सुनो तो मेरे बात को तो सुनो पहले। NCERT का जो ओरिजिनल बुक होगा ना, उसमें कहीं पे आपको गलती नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ NCERT का बहुत सारा डुप्लीकेट कॉपी भी मिलता है, बुक भी मिलता है, तो वहाँ पे विशाल भैया डुप्लीकेट बुक से पढ़ रहा है। देखो NCERT का जैसे तुमको बताते हैं, NCERT का पहचान अलग रहता है उसका ना। अब तो खैर NCERT बार बार अपना एडिशन बदलता रहता है, उसका अलग ही पहचान रहता है। लेकिन देखो अब ना इतना सारा बनाने वाला बुक कंपनी है, बहुत सारा तो डुप्लीकेट भी बनता है, तो वो NCERT का 2 कॉपी बना देता है, लगता है कि NCERT ही है। नहीं, NCERT ऐसा नहीं होता। NCERT में लगभग आपको ना 99.8% आपको ना सही ही चीज़ मिलेगा, क्योंकि NCERT कोई, कैसे पता चलेगा कि ये असली बुक हाँ थोड़ा टफ है, लेकिन पता चल जाता है। देखो यदि गलती आपको नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो NCERT का एकदम प्योर बुक है। दुकान वाले को बोलेंगे रखिए, हाँ चेक करेंगे उसके बाद बुक लेंगे। हाँ बिल्कुल। देखो NCERT का ना चूंकि इतना रिनाउंड बुक है ना, तो उसमें कॉपी तो हो ही सकता है, ब्रांड चीज का तो कॉपी होता ही है ना। जैसे एडिडास का क्या क्या निकल सकता है, एविबास निकलता है ना, ADDIDAS ऐसा भी निकलता है। प्यूमा का अलग अलग, मतलब कि हर चीज का अलग अलग निकल जाता है। जब जो चीज ब्रांड बन जाता है ना, उसका फोटोकॉपी अपने आप हो जाता है। तो वही चीज है NCERT के बुक में
PRI लिखा हुआ है तो आप इसको PRI ही समझेंगे, और मैक्सिको में भी इस पार्टी को PRI के नाम से ही जानते हैं हम लोग, ठीक ना। तो याद रखना है कि PRI लिखेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो लेकिन एक ठीक है समझो यहाँ पे। तो 1930 से लेकर 2000 के बीच तक में यहाँ पे किसी भी राजा का रोल नहीं रहा, किसी भी डिक्टेटरशिप का रोल नहीं रहा, यहाँ पे डेमोक्रेसी था। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में गड़बड़ी ये था ना कि 2000 तक, यानी कि 70 साल तक यहाँ पे एक ही पार्टी लगातार जीतता चला गया, लगातार जीतता चला गया। वो कौन सा पार्टी था? PRI। अच्छा बात है, हो सकता है कि उसमें कुछ खूबी होगा, उसको वो अच्छा पार्टी होगा, बार बार उसको लोग पसंद कर रहे होंगे, बार बार उसको जिता रहे होंगे, ये हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ये गलत तरीके से जीत रहा था। देखो कोई भी, अच्छा ठीक है PRI एक अच्छा पार्टी है, चलो मान लेते हैं, लेकिन हाँ कभी ना कभी तो वो हारेगा ना। 70 साल के बीच में वो कभी नहीं हारा होगा। हाँ यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि कभी नहीं हारा होगा, कभी नहीं हारा था, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या था, है ना, समझते हैं क्या था रीजन। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टी जो था PRI के अलावा मैक्सिको में, वो भी इलेक्शन लड़ता था लेकिन कभी भी जीत नहीं पाता था, है ना। इसके पीछे रीजन क्या है अभी हमको मिलेगा। देखो यहाँ पे द PRI वाज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। PRI बहुत ही गंदे तरीके से इलेक्शन को जीतता था, मतलब कि धोखाधड़ी करके इलेक्शन को जीतता था। समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे देखो तुमको बताते हैं, अभी इलेक्शन हुआ यूपी में, है ना, पुलिंग जो हमारा EVM मशीन था उसको चुरा लिया गया, है ना, लूट लिया गया। समझ में आ रहा है ना। तो वो क्या था? वो डर्टी ट्रिक्स ही तो था। हो सकता है वो किसी का साजिश, जो पार्टी जीत रहा है, हाँ हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि था ही, हो सकता है कि जो दूसरा पार्टी हो वो चाह रहा हो कि ये पार्टी ना जीते, इसलिए उसका EVM हटा दिया गया। समझ रहे हो ना बात को। तो ये दुश्मनी वाला चीज हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गलत तरीके से किया जा रहा है इलेक्शन को, गलत तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। उसी प्रकार से मैक्सिको में PRI पार्टी 70 साल से लगातार जीत रहा था। इसके पीछे इसका हाथ क्या था? ये गलत तरीके से जीतता था। अब ये क्या गलत तरीका था अभी हम लोग जानेंगे, है ना। देखो यहाँ पे all those who were employed in government offices and attend to its party meeting were forced to vote for the PRI। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जैसे सचिवालय होता है ना, पोस्ट ऑफिस होता है, पुलिस स्टेशन होता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे, हाँ बिल्कुल समझो तो पहले। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज थे, उन सभी में जितने भी एम्प्लॉय थे ना, उनको ये फोर्स किया जाता था कि आप PRI को ही वोट दें, ये फोर्स किया जाता था। और ये कहीं से भी हमको एक डेमोक्रेसी का सिस्टम नजर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। मैक्सिको दावा करती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट ऑफिसेज थे, वहां पे लोगों को ये फोर्स किया जाता था कि आप PRI को ही वोट दे, है ना। उसके बाद फिर आगे क्या था? टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, हाँ एक और चीज यहाँ पे, पार्टी मीटिंग्स वेर फोर्स्ड टू वोट फॉर द PRI। और जैसे पार्टी का मीटिंग होता है ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको तो फोर्स किया ही जाता था, और जैसे पार्टी का मीटिंग होता है ना कभी कभी, जैसे गांधी मैदान में होता रहता है हमारा, है ना, तो वहाँ पे जितने भी आते थे लोग, उनको कहा जाता था, उनको फोर्स किया जाता था। नहीं गांधी मैदान में मीटिंग होता है ना, ऐसे जैसे कोई यात्रा निकला हो, किसी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हो, किसी नियम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हो, है ना, तो वो गांधी मैदान में हमेशा लगभग हमारा होता रहता है। तो वहाँ पे भी जितने लोग पार्टी को अटेंड करते थे, उनको भी ये फोर्स किया जाता था कि आप PRI को ही वोट दें, है ना। उसके बाद फिर आगे क्या होता था? टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स वेयर फोर्स्ड टू पेरेंट्स टू वोट देयर PRI। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे मैक्सिको में, वहाँ पे जो टीचर थे वो अपने बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि आप अपना वोट PRI को ही दें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि PRI का इन सभी जगहों पर क्या था? कंट्रोल था। वो कहता होगा कि देखिए स्कूल में कि आपके पास यदि कोई पेरेंट्स आए तो आप उसको क्या कहिएगा? PRI को ही वोट करने के लिए कहिएगा। जैसे मान लो हमारा ये कोचिंग है, यदि हमारे पास कोई पॉलिटिकल लीडर आए किसी पार्टी का और हमको कहे वो कि देखिए आपके पास जो भी पेरेंट्स आए उनको कहिएगा कि हम ही को वोट देने के लिए, यही वाला सिस्टम था मैक्सिको में। तो टीचर क्या करते थे वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में? पेरेंट्स को मोटिवेट करते थे कि देखिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है पढ़िए, लेकिन आप अपना वोट ना फलाने पार्टी को ही दीजिएगा। तो ये क्या हो गया? ये गलत तरीका हुआ ना, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? उसको जिसको मन करेगा वो अपना देगा। तो आगे फिर मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम।
अपोजिशन पार्टी का जो भी एक्टिविटी वो करता था ना, जो भी अच्छा काम करता था, वो कभी भी टीवी पे दिखाया नहीं जाता था। अब जो टीवी पे दिखाएगा वो हर एक आदमी देखेगा लगभग। तो अपोजिशन वाला काम जो भी करता था, पीआरआई के अलावा जो पार्टी था, वो जो भी अपना काम करता था ना, कभी भी मीडिया उसको टीवी पे दिखाती नहीं थी। वो हमेशा मीडिया को भी PRI का ऑफर हाँ खरीद लिया था। मीडिया भी मैक्सिको का बिका हुआ था, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? तो मीडिया भी सपोर्ट कर रहा था किसको? पीआरआई को। अब जरा सोचो, गवर्नमेंट ऑफिस भी उसी के अंडर में, पूरा उसी का कंट्रोल है। गवर्नमेंट स्कूल भी उसी के अंडर में, और सबसे बड़ा फोर्थ पिलर ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री का, डेमोक्रेटिक कंट्री का फोर्थ पिलर माना जाता है मीडिया को। फर्स्ट सेकंड थर्ड पिलर हमारा गवर्नमेंट है, फिर से हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। फोर्थ पिलर माना जाता है मीडिया को, क्योंकि मीडिया क्या करती है? जो कंट्री में सिस्टम चल रहा होता है उनको रिप्रेजेंट करती है ना? चाहे वो टीवी के माध्यम से करे, चाहे वो स्मार्टफोन के माध्यम से करे, या फिर रेडियो के माध्यम से करे। जिस मीडिया से वो करना चाहे वो कर सकती है। तो मीडिया को भी वो अपने अंडर में रखा हुआ था, उसको खरीद लिया था, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो मीडिया भी, हाँ बोलो। नहीं, वो दावा करती है कि हम डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है, न मिलिट्री था, न डिक्टेटर था, न आप कह सकते हैं कि न मोनार्की था। कोई भी वहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं था इन टाइम पीरियड के बीच में। वहाँ पे इलेक्शन भी अच्छे तरीके से होता था, लेकिन कुछ गलत तरीके से होता था। समझ में आ गया ना? तो सब चीज जब उसके अंदर में है तो स्वाभाविक सी बात है कि पीआरआई ही जीतेगा हमेशा, है ना? तो हाँ, तो मीडिया क्या करती थी? अपोजिशन पार्टी के रोल को, यानी कि उसकी एक्टिविटी को कभी भी टीवी पे नहीं दिखाती थी। वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज ही करती थी, यानी कि हमेशा उसके बुराई को ही बताते रहते थे। ठीक ना? समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। पोलिंग बूथ क्या होता है? पोलिंग बूथ एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कि हम अपने वोट को, कहाँ पे बूथ है, ये बी है, ठीक ना? तो लास्ट मिनट में, यानी कि कुछ घंटे पहले, जैसे पुलिंग बूथ क्या होता है, जहाँ पे कि हम लोग वोट अपना डालने के लिए जाते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं पुलिंग बूथ। तो वहाँ पुलिंग बूथ को ही शिफ्ट कर दिया जाता था। जैसे मान लो यदि आज हमारे कंट्री में ईवीएम का सिस्टम है ना, हम लोग उस पर बटन दाबते हैं, हो जाता है। जैसे मान लो चुनाव चल रहा हो, वहाँ पे पुलिंग बूथ पे बटन दब रहा हो, लेकिन कोई बड़ा सा पार्टी का लीडर आया, वहाँ से पुलिंग बूथ को ही हटा दिया। तो अब आदमी लाइन में खड़ा है, वहाँ वोटिंग कहाँ से करेगा? वो मशीन ही नहीं है, हटा दिया गया, है ना? वही सिस्टम उस समय पे था कि पुलिंग बूथ ही वहाँ पे वो शिफ्ट कर देते थे। समझ में आ गया? जैसे मान लो अभी ये राजवंशी नगर है, तो राजवंशी नगर से हटा के उसको शिवपुरी में डाल दिया। समझ में आ गया? तो राजवंशी नगर के लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। अब बहुत लोग इस कारण से भी वहाँ पे नहीं जाएंगे कि छोड़ो अब कौन उतना दूर जाना चाह रहा है ना? इसीलिए वहाँ पे पोलिंग बूथ का जो सिस्टम था और फिर वो भी वहाँ पे चलता रहता था। तो ये कुछ गलत तरीके हैं जो कि मैक्सिको के गवर्नमेंट में पीआरआई वो चीज़ करता रहता था, ठीक है ना? इसीलिए वो बार बार जीतता था। उसके बाद इट क्रिएट्स डिफिकल्टीज फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। अब पोलिंग बूथ ही नहीं रहेगा तो वो वोट कहाँ से डालेगा? तो लोगों को परेशानी होती थी, और बहुत सारे लोग नहीं भी जाना चाहते थे, अब उतना दूर कौन जाएगा, है ना? ये हो गया। उसके बाद द पीआरआई स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। अब देखो क्या होता है, चुनाव से पहले ना कैंपेनिंग होता है। कैंपेनिंग मतलब क्या? अलग अलग जगह पर जाकर भाषण देना, है ना, लोगों को मोटिवेट करना, फिर से पैम्पलेट बांटना, फिर से नारा लगाना, तिरंगा झंडे को लहरा के नारा लगाना। और बहुत सारा तो ऐसा भी होता है कि अब जब इतना सारा आप कुछ करेंगे तो बहुत सारा गाड़ी आपको लेके जाना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल भराना, उसके सपोर्टर को पैसे देना, ये सब क्या है? पैसा ही का तो खेल है ना? तो पीआरआई क्या करता था? कैंपेनिंग में, यानी कि चुनाव के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा पैसे को वो खर्च करता था। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? एक आदमी नहीं दे सकता है, नहीं दे ही नहीं सकता है, वो नहीं दे सकता है। जैसे देखो, मान लो यदि आप अभी राजवंशी नगर में रह रहे हैं और यदि आपका 18 साल पूरा गया और आप चाहते हैं कि हम वोट डालें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? राजवंशी नगर के वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना पड़ेगा। ठीक, वोटर लिस्ट में आपका नाम डल जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक वोटर आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा। वोटर आईडी कार्ड में क्या रहता है? आपका नाम, पता, आपके पापा का नाम, ये सब चीज़ रहता है ना? उसका वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आप 18 साल के हो चुके हैं, अब आप अपने फेवरेट लीडर को, आप अपने पसंदीदा लीडर को वोट दे सकते हैं, है ना? और एक बात और, आप जिस भी जगह से रहेंगे वहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम रहेगा, तभी आप वोट डाल सकेंगे। आप चाहेंगे कि हम राजवंशी नगर में हैं, राजवंशी नगर के वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, तो हम राजवंशी नगर के अलावा जाके शिवपुरी में डाल दें, तो ऐसा नहीं होगा।
शिवपुरी में जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वोटर लिस्ट में पेज पलट पलट के आपका नाम देखा जाएगा, हर्षित कुमार का नाम है कि नहीं है, नहीं रहेगा तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। समझ में आ गया? इसीलिए हर एक इंसान का वहीं पे वो वोट डाल सकता है जहाँ पे कि उसका नाम ऑलरेडी मेंशन हो। समझ में आ गया? हाँ, तो आपके मम्मी का वहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम होगा, तभी आप जाके वहाँ पे डाल पा रहे हैं। अब देखो, बहुत बार ऐसा क्या होता है ना कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है ना, उसमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट जब हो गया ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आप पहले थे वहाँ के वोटर लिस्ट से अपना नाम को कटवाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि देखिए हम अब यहाँ पे रहते नहीं है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, आप मेरा नाम यहाँ से काट दीजिए, है ना। और जब वो जहाँ पे गया है, नया जगह जहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ के वोटर लिस्ट में जाके वो कहेगा कि मेरा नाम इसमें ऐड कर दीजिए, अब हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं, तो वहाँ पे ऐड कर देगा। जितने भी वोटर लिस्ट में नाम रहते हैं वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा में रहता है मेंशन। आपके पापा यदि इलेक्शन वोटिंग करते हैं तो आपके पापा का जो नाम है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सॉफ्टवेयर में होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं यार। इसीलिए तो इंडिया में इतना नहीं, हम किसको वोट देते हैं बताने वाली चीज़ नहीं है, नहीं, ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं, ये सब चीज़ बताने वाला चीज़ नहीं होता, नहीं वो चीज़ नहीं है। देखो, वोट किसको देना है ये नहीं बताना चाहिए। हाँ, वो आप अपना फैमिली में बता दीजिए, हाँ ऑफ कैमरा बता देंगे, टेंशन नहीं। समझ गए? हाँ, होगा तो देखा जाएगा फिर, है ना। अब आप वोट किसको दे रहे हैं ऑन कैमरा बता देंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, एडिट क्यों करना है, हम बाद में आपको बता देंगे, ठीक है ना। चल ठीक है। तो PRI यहाँ पे क्या करता था, ऐसे कैसा पार्टी था जो कि 70 साल से लगातार जीत रहा था, है ना, लेकिन जीतने के पीछे क्या था, कुछ कारण था। हर जगह पे उसका बुराई ही चीज हमको नजर आ रहा है, कहीं पे अच्छाई देखने को मिल रहा है क्या, नहीं देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफिस उसके अंडर में है, वो फोर्स कर रहा है, टीचर अंडर में है, गवर्नमेंट स्कूल अंडर में है, पेरेंट्स को फोर्स कर रहा है वो, है ना। फिर से उसके बाद जितना भी मीडिया है उसको वो उसके अंडर में है, मीडिया उसके कामों को दिखा रही है, अपोजिशन के कामों को नहीं दिखा रही है, अपोजिशन को केवल क्रिटिसाइज कर रही है, उसके बुराई को बता रही है वो, है ना। उसके बाद फिर क्या था इसमें कि वो बहुत ही ज्यादा पैसे को खर्च करता है ना, इलेक्शन को जीतने के लिए। तो अब जरा बताओ, क्या मैक्सिको के केस से भी हम लोगों को ये मालूम चलता है क्या कि यहाँ पे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको इतना सारा यहाँ पे चीटिंग देखने को मिल रहा है ना। तो ये भी हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग नहीं कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो आपके बुक में जो एक सबसे अच्छा लाइन लिखा हुआ है, निकालिए आप लोग अपना, कितना है पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 निकालिए। पेज नंबर 28 में सबसे लास्ट पैराग्राफ में देखिए, एक बहुत ही बोल्ड ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ जरा देखिए तो। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो अभी करंट पावर में है, यानी कि जिसका अभी सरकार है, जिस पार्टी का गवर्नमेंट है, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि वो बार बार ना जीते। यदि लोग उसको डिसलाइक कर रहे हैं, उसको पसंद ना कर रहे हैं, तो वो हारेगा भी। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी हमारे कंट्री में लगातार 7-8 साल से बीजेपी की सरकार है ना। तो बीजेपी का सरकार है, तो मान लो यदि मेजोरिटी ऑफ पीपल उसको डिसलाइक कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो हारेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि वो जीत जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहा है। तो डेमोक्रेसी में सिस्टम होना चाहिए कि जो इस बार पावर में है वो कभी हार भी सकता है, और जो बार बार हार रहा था वो बार बार जीत भी सकता है। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि चाइना और मैक्सिको के केस से कि इन दोनों कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई भी डाउट इसमें? चलो क्लास ओवर किया जाए। चलो आज क्लास यहाँ पे ओवर करेंगे। आने वाले क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट फीचर्स इसका पढ़ेंगे। चलो तब तक के हम लोग यहीं पे इसको ओवर करेंगे।